हम अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जायज़ा लें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली हम कहते हैं कि 4 टाइप्स की हैं। इनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस और लंदन फोर्सेस, ये 4 किस्में हैं। कि अभी हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की बात करें तो ये एक बात याद रखिएगा, किसी मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल्स के दरमियान पाई जाती हैं। ये परमानेंट डाइपोल मतलब ये मैं कहता हूँ HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव और क्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, उस इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी उस पर ज़्यादा है, वो पार्शियली नेगेटिव हो जाता है। ये एक परमानेंट डाइपोल है एक HCl में, और ये दूसरे HCl के अंदर परमानेंट डाइपोल है। तो इन दोनों के दरमियान इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव, यानी एक का नेगेटिव परमानेंट डाइपोल और दूसरे का पॉजिटिव, आपस में इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन पाई जाती हैं। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, दीज आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल, दीज आर प्रेजेंट इन परमानेंट डाइपोल। एग्जाम्पल हम कहते हैं इसकी, एग्जाम्पल हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन HCl। HCl के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पाई जाती हैं। इसके बाद है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। दीज फोर्सेस आर फाउंड, these forces of या intermolecular forces of attraction are found in non-polar and polar molecules। ये कैसे होगा जी? मसलन आपके पास वाटर है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि हाइड्रोजन जो है आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो, ये आपका H2O है, आप ये पोलर है, हाइड्रोजन नॉन पोलर है। तो बेसिकली हाइड्रोजन का वाटर में डिज़ोल्व होना, मैं इसको पोलर को ऐसे शो कर देता हूँ, ये वाटर है, लेट से मैं कहता हूँ ये पोलर है, ये हाइड्रोजन है, ये नॉन पोलर है, ठीक है। तो बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर के अंदर इंड्यूस करता है पोल्स। इसके ये नॉन पोलर है, हालांकि क्या है, हाइड्रोजन इज नॉन पोलर, वाटर इज पोलर, ठीक है। व्हेन अ पोलर मॉलिक्यूल induces polarity in non-polar molecule, the forces are called dipole induced dipole forces, ठीक है। अब ये और ये दोनों पोलर हो जाते हैं, ये देखें, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। अब ये वाली फोर्सेस जो हैं, दीज आर कॉल्ड, एक डाइपोल ने नॉन पोलर के अंदर पोल इंड्यूस कर दिया। इसी तरह अगर आप H2O के अंदर हीलियम गैस या नियॉन गैस डिज़ोल्व करते हैं, ये भी इसकी एग्जांपल है, डिसोल्यूशन ऑफ नियॉन गैस और हीलियम गैस इन वाटर। तो हम देखते हैं वाटर पोलर है, हीलियम या नियॉन जो है वो नॉन पोलर है। पोलर ने नॉन पोलर के अंदर फोर्सेस इंड्यूस कर दी, दीज आर कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो उसमें अभी हमने डिस्कस की डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और फिर उसके बाद हमने डिस्कस की डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब हम देख रहे हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। These are present between an ion and polar molecule। फर्ज करें आप NaCl को डिज़ोल्व करते हो पोलर मॉलिक्यूल्स और आयन के दरमियान, आप NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करो, ये एक एग्जांपल है आयन डाइपोल फोर्सेस की। आपके पास Na आयन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, वाटर मॉलिक्यूल इसको इस तरह से सराउंड करेगा कि वाटर का नेगेटिव सोडियम की तरफ होगा। दिस इज़ हाउ आयन डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट इन वाटर। जब केटाइन को सराउंड किया जा रहा हो तो ऑक्सीजन केटाइन की तरफ होंगे,
ठीक है। इसी तरह हम अगर NaCl में से क्लोरीन एनाइन की बात करें तो अब वाटर का पॉजिटिव पार्ट जो है वो एनाइन की तरफ होगा और नेगेटिव पार्ट अवे फ्रॉम एनाइन होगा। ये आपकी हो गई आयन डाइपोल फोर्सेस। एक आयन और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस आयन डाइपोल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लंडन फोर्सेस। दीज आर मोमेंट्री फोर्सेस, दीज आर मोमेंट्री फोर्सेस, बड़े ही शॉर्ट मोमेंट के लिए होती हैं between these are momentary forces these are found between momentary forces of attraction and between instantaneous dipole and induced dipole, between instantaneous dipole and induced डाइपोल। अच्छा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बड़ी ही प्रोमिनेंट होती है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। दीज आर सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मसलन ये हाइड्रोजन में होती है, हीलियम में होती है, नियॉन, आर्गॉन यानी नोबल गैसेस के अंदर। इसके अलावा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। ये फोर्सेस सिग्निफिकेंट होती हैं और ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती हैं, ठीक है। दूसरा, ये शॉर्ट लिव्ड होने के साथ साथ वेरी वीक होती हैं, वेरी वीक होती हैं। इनको स्टडी फ्रिट्ज लंडन ने किया था 1930 में। फ्रिट्ज लंडन साइंटिस्ट था, उसने 1930 में फॉर द फर्स्ट टाइम इनको डिस्कवर किया था। इसलिए इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस भी कहा जाता है। बहुत वीक होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं। अब होता क्या है, नॉन पोलर, इंटरेस्टिंग इज़ दैट कि किस तरह नॉन पोलर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। अब फर्ज करें ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेट से मैं कहता हूँ क्लोरीन का है, और ये दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। भाई इनके दरमियान कैसे फोर्सेस हुई है, इनके मैंने न्यूक्लियस शो किए। होता ये है कि वक्ती तौर पर मैं इसके अंदर कहता हूँ इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इसको मैं क्या कह देता हूँ, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस किया है, तो मैं इसको कह देता हूँ इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, वक्ती तौर पे बड़े एटम्स के अंदर हम कहते हैं डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी हो जाती है। लेट्स से इसके सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाते हैं, इधर पार्शली नेगेटिव और इधर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे। तो ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो है उसने इंड्यूस कर दिया डाइपोल, ठीक है। हुआ क्या, इसके अंदर वक्ती तौर पे फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डाइपोल इंड्यूस हुआ, प्रोड्यूस हुआ, और इसके अंदर उसने इंड्यूस कर दिया, तो जिसकी वजह से दोनों के दरमियान अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं। अब हम इनको दोनों को कह देते हैं जी, ये इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव। पहले क्या था, इंस्टेंटेनियस डाइपोल पैदा हुआ, उससे डाइपोल इंड्यूस हुआ और जिसके नतीजे में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आई। ये है लंदन फोर्सेस। अब लंदन फोर्सेस जो है इनके बारे में कहा जाता है दे आर वेरी वीक, वेरी लेस इफ़ेक्टिव, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड हैं, वीक हैं और डिफरेंट ओरिएंटेशंस में एटम्स के अंदर पाई जाती हैं। अब हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे ओवरऑल फैक्टर्स इफेक्टिंग लंदन। अगर हम फैक्टर्स देखें इफेक्टिंग लंदन फोर्सेस, तो उसमें एटॉमिक साइज़ या नंबर ऑफ एटम्स, ये भी दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं। यानी एटॉमिक साइज़ बड़ा हो रहा है या नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं तो साइज़ ऑफ एटम बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा हो जाए तो वो भी इफ़ेक्ट करता है लंदन फोर्सेस पे। पोलराइजेबिलिटी भी असरअंदाज
असरअंदाज होती है। कैसे? एटॉमिक साइज़, मसलन हमें क्वेश्चन आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ से पूछा जाएगा विच हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, या पूछा जाएगा फ्लोरीन इज़ अ गैस वाइल आयोडीन इज़ अ सॉलिड, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो हम फिर लंदन फोर्सेस का रेफरेंस देते हैं कि फ्लोरीन की बजाय आयोडीन में लंदन फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। हम कहते हैं अगर एटॉमिक साइज़ ज़्यादा हो तो उसके अंदर डिस्टॉर्शन या डिसरप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है तो लंदन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं। इसी तरह किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं लंदन फोर्सेस की तादाद बढ़ती जाती है, एक्टिव साइट्स बढ़ती जाती है। मतलब मेरे पास ये एक हेक्सेन का मॉलिक्यूल है। हेक्सेन के मॉलिक्यूल में आप देखो 6 कार्बन है। कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है, इनमें एक्टिव यूँ कह लें कि पोलर साइड्स हैं, वो नो डाउट वेरी स्मॉल पोलैरिटी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है। कार्बन की 2.1 है, 5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। फिर भी जब आप एटॉमिक साइज़ बढ़ाते हैं तो इंटरेक्शंस बढ़ जाती हैं, ठीक है। और इसी तरह अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बारे में हम बात करते हैं। फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज़ बढ़ा, क्लोरीन से ब्रोमीन का और ब्रोमीन से आयोडीन का, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है। आपको पता है कि एटॉमिक साइज़ एक रिलेशन याद रखें, एटॉमिक साइज़ जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो उसके नतीजे में डिस्टरबेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के अंदर वो बढ़ जाती है। जब डिस्टरबेंस बढ़ जाती है तो दिस इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिस्टरबेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ठीक है। एटॉमिक साइज़ बढ़ा, डिस्टरबेंस बढ़ी, जब डिस्टरबेंस बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, जब पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, डिस्टॉर्शन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ जाता है तो लंदन फोर्सेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं, लंदन फोर्सेस इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो यही हालात यहाँ पे है कि फ्लोरीन का माइनस में है टेम्परेचर, -188 या समथिंग सेंटीग्रेड में है, जबकि आयोडीन का मेल्टिंग पॉइंट 184 है। देखें दोनों का ग्रुप नंबर 7, दोनों बिलोंग टू हैलोजन से बिलोंग कर रहे हैं। ये गैस है, ये सॉलिड है, इसमें हम बॉइलिंग पॉइंट इतना नीचे ले रहे हैं, जबकि इसमें मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है, 350 का आपस में इनका डिफरेंस आ रहा है ऑलमोस्ट। तो ये वजह क्या है कि एटॉमिक साइज़ बड़ा होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ने की वजह से लंदन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। इसी तरह वो आपसे पूछ सकता है मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट 164 सेंटीग्रेड के करीब है, जबकि हेक्सेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है C6H14 आपके पास हेक्सेन है, इसका 68.5 सेंटीग्रेड। ये देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, हालांकि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ये इसी सीरीज़ का है। तो दोनों में इतना फ़र्क क्यों आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट में? अगर आप देखें तो मीथेन बहुत छोटा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर लंदन फोर्सेस बहुत ही वीक है। इसके मुकाबले में हेक्सेन जो है, जिसे हम एन हेक्सेन भी कहते हैं, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है और बड़े मॉलिक्यूल में एक्टिव साइट्स बढ़ती जाती हैं। जब एक्टिव साइट्स या इंटरेक्शंस, प्लेस ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसलिए हम अगेन यही कहेंगे कि एटॉमिक साइज़ बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिनको हम यहाँ पे लंदन फोर्सेस का नाम दे रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसके अलावा आप याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट्स पे असरअंदाज होती हैं ये आपकी लंदन फोर्सेस और मेल्टिंग पॉइंट पे असरअंदाज। अभी हम एक ओवरव्यू लेते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। अच्छा, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनको हमने डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन डाइपोल फोर्सेस और लंदन फोर्सेस पढ़ा, ये सब्सटेंसेस के मेल्टिंग पॉइंट पे फ़र्क डालते हैं। अगर ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, वीक हो तो कम होते हैं। इस तरह बॉइलिंग पॉइंट पे भी असरअंदाज होती हैं।
और हीट ऑफ वेपराइजेशन पे भी इस्तेमाल ये असरअंदाज होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है दैन अमोनिया, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस तरह वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन HF से भी ज़्यादा है। क्या वजह है? वाटर में 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि HF में लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए इसकी वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होती है। इस तरह हीट ऑफ सब्लिमेशन पे भी ये फोर्सेस असरअंदाज होती हैं। अगर किसी कंपाउंड का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, उसके अंदर लंडन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। लेकिन ये ओनली 5% स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ देखें तो सिर्फ 5% तक ये कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में ये इफ़ेक्टिव होती हैं, जबकि आम तौर पे ये 1 to 2% तक इफ़ेक्टिव होती हैं ये आपकी लंडन फोर्सेस। और दूसरी जो डाइपोल फोर्सेस आम तौर पे बहुत सारे कंपाउंड में 1 to 2% तक सिर्फ इफेक्टिव हो सकती है। अब हम जायज़ा लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल। हम देखें अगर तो इसकी डेफिनेशन यूँ करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between partial positive hydrogen, between partially positive hydrogen and a more electronegative atom, and a more electronegative एटम। मसलन इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में लफ्ज़ FON याद रखें आप, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम जो कि पार्शियली पॉजिटिव है, आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और यू कैन से नाइट्रोजन, इनमें से कोई एक। किस वजह से बनता है? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इट इज़ ओनली 20% इफेक्टिव, या सॉरी फॉर दैट 20 टाइम्स लेस इफेक्टिव, 20 टाइम्स लेस इफेक्टिव देन कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कोवेलेंट बॉन्ड का सिर्फ ये 5% हो सकता है, ठीक है, बट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट स्ट्रोंगर देन डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस जो है या डाइपोल इंटरेक्शन, उनसे ये फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से बनता है? आपको पता है वाटर का ये एक मॉलिक्यूल हम बनाते हैं, ये वाला, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के साथ। कहा यह जाता है कि ये 2 लोन पेयर भी किसी दूसरे वाटर के हाइड्रोजन को डोनेट कर दिए जाते हैं टू मेक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ से मैं एरो बना देता हूँ, चलो, जस्ट टू शो। वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बने। अब ये एक और वाटर मॉलिक्यूल है, आप देखो इसका लोन पेयर जो है इस हाइड्रोजन को डोनेट किया जा रहा है, और ये एक और वाटर मॉलिक्यूल है, इसका भी लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर है, ये इधर हाइड्रोजन को डोनेट किया जा रहा है। तो इस तरह से पर वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन बना रही हैं और 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बना रहा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वाटर जो है, वाई वाटर एग्जिस्ट एज ए लिक्विड वाइल मोस्टली हाइड्राइड गैसियस होते हैं। आप देखें, जायज़ा लें तो आमतौर पे इस ग्रुप के हाइड्राइड भी जो हैं वो, उनको हम देखें तो वाटर क्यों एज ए लिक्विड एग्जिस्ट करता है जबकि बाकी गैसेस हैं? इसकी वजह यह है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जबकि हम अगर देखें यहाँ पे HF के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये देखें अगर आप लीनियर सी HF यानी ईच हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। ये फ्लोरीन आपको पता है इंतहाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन पार्शियली
पॉजिटिव है। अच्छा, ये अब यहाँ पे मैं बात बताता जाऊँ कि HF इज़ वीकर एसिड, आपसे क्वेश्चन किया जाएगा HF इज़ वीकर एसिड, तो उसकी क्या वजह होती है? आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज़ वेरी हाई। दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के दरमियान हाइड्रोजन एंट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से एज ए प्रोटॉन ये डोनेट नहीं होता। तो एसिड क्या होते हैं? ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो प्रोटॉन डोनेट करती हैं, लेकिन यहाँ पे HF के केस में दो फ्लोरीन ने हाइड्रोजन को अपने अंदर एंट्रैप किया हुआ है, जिसकी वजह से एज ए प्रोटॉन ये डोनेट नहीं हो पाता। तो दिस इज़ वाई के HF इज़ वीकर एसिड दैन HCl HBr, और अपनी सारी सीरीज से ये वीकर एसिड होता है। तो इसकी मेन रीज़न जो है हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, और इसकी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन को अलाउ नहीं करती। अगर आप देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर या आइस अगर हम देखें, अगर ठीक है जी, ये आइस में मैंने हेक्सागोनल से स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, तो इनके अंदर हेक्सागोनल पैटर्न आ रहा है। अब ये जो है ये एम्प्टी स्पेसेस बच जाती हैं। याद रखिएगा, जब वाटर लिक्विड होता है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा हाई होती है, जब आइस होती है, आइस बनता है तो ये इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। किस वजह से कम? ये एम्प्टी स्पेसेस जो है, अब ये एम्प्टी स्पेसेस कहाँ से आई? ये एक तरह की अरेंजमेंट होती है। जब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अरेंजमेंट आती है तो अरेंजमेंट, मतलब आप पेपर देते हैं तो 20 एक छोटे कमरे में आप 20 लोग बैठ जाते हैं, क्लास के अंदर आप 40 भी बैठ सकते हैं, लेकिन जब आप अरेंजमेंट के थ्रू बैठते हैं तो कम स्टूडेंट बैठ सकते हैं। इसी तरह वाटर जब आइस बनता है तो आइस के अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट और एक फिक्स्ड एंगल होता है, वो आपको पता है 104.5 डिग्री का है। जब ये वाला एंगल बनता है तो क्या होता है फिर इस एंगल की वजह से ये एम्प्टी स्पेस रह जाती हैं। इसी वजह से कहा जाता है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये मैंने इसकी एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल है, ये 4 को इधर और इस हर साइड से 4 और वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है। इसमें ये आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने शो की हुई है, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये अब ये भी एम्प्टी स्पेस है, ये और ये एम्प्टी स्पेसिस की वजह से आइस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है। अब वो ये पूछते हैं कि क्यों एक्वाटिक लाइफ जो है फ्रोज़न सीज के अंदर क्यों एग्जिस्ट कर रही होती है, जो मिंजमित समंदर जो होते हैं उनके अंदर नीचे लाइफ क्यों रन कर रही होती है। बेसिकली आइस का जो है, आइस जब बनती है तो 9% इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम ज़्यादा हो जाने की वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड डेंसिटी। अब जब इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी, तो आइस जो है फ्लोट्स ऑन वाटर। तो एक बात याद रखिएगा, वाटर के अंदर ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। आम तौर पे हम सब्सटेंसेस को हीट करते हैं तो उनके अंदर एक्सपेंशन होता है, ठीक है, और कूल करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आइस में थोड़ा सा उलट है। आइस 0 सेंटीग्रेड के से लेकर के 4 सेंटीग्रेड तक, यानी 4 सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम याद रखना, इसका मास मैक्सिमम और ठीक है मैक्सिमम, और यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। इस तरफ क्या हो जाता है? मोर वॉल्यूम। क्या हो जाता है? मोर वॉल्यूम। और इसके बाद इस तरफ भी आप अगर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 4 सेंटीग्रेड पे या 3.98 सेंटीग्रेड पे आइस की डेंसिटी आपने याद रखना है, पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, जबकि 0 सेंटीग्रेड पे जो आइस है वो समंदर के ऊपर, फ्रोज़न समंदर के ऊपर एक लेयर बन जाती है। यहाँ टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है, ये क्या चीज़ है? आइस है। लेकिन नीचे 4 सेंटीग्रेड पे लाइफ रन कर रही है, एक्वेटिक लाइफ। उसकी वजह क्या है कि जब 4 सेंटीग्रेड पे होती है टेम्परेचर, तो पानी की डेंसिटी जो है मैक्सिमम होती है, वो पानी नीचे होता है और लाइफ इसके अंदर रन कर रही होती है, ठीक है। जबकि आइस ऊपर जो है एज एन इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही होती है, और दिस इज़ हाउ लाइफ रन्स इन फ्रोज़न सीज। अब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एक इम्पोर्टेंस देखते हैं, सॉल्युबिलिटी। कहते हैं लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, डिज़ोल्व्स लाइक। आप देखो कि वाटर जो है वो
अल्कोहल के साथ सॉल्युबल होता है। देखें दोनों के अंदर OH होते हैं, तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो भी वाटर सॉल्युबल होते हैं, स्मॉल कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, लाइक मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं, प्रोपानोइक एसिड, लेकिन बिग कार्बोक्सिलिक एसिड्स सॉल्युबल नहीं होते। तो ये इट्स ऑल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम आपसे कहा जाए पेट्रोल इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो आप कहेंगे वाटर पोलर है, पेट्रोल नॉन पोलर है। तो वाटर जो है वो, या फिर पूछा जाए वाई NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर, तो हम कहेंगे वाटर की स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग NaCl की आयंस को अपने स्ट्रक्चर से तोड़ती है, जिसकी वजह से ये सॉल्युबल है। आयन जो है आपको पता है पोलर में सॉल्युबल हो जाते हैं। इस तरह क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लीनर्स क्या होते हैं, RCOO कार्बोक्सिल के एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट्स होते हैं। और ये वाला पार्ट जो है दिस इज़ नॉन पोलर पार्ट, ये अल्काइल या अराइल हो सकता है। ये वाला पार्ट जो है पोलर है। ये जो पोलर पार्ट है ये वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ के उसको तोड़ता है, जिसकी वजह से वाटर की कोहेसिव फोर्सेस टूटने के बाद किसी भी फाइबर या टेक्सचर के अंदर जाता है वाटर, और वहाँ से इनऑर्गेनिक और डस्ट पार्टिकल वगैरह जो है उनको रिमूव करता है। और ये पोलर जो नॉन पोलर पार्ट है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन्स वगैरह या कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को अपने अंदर हल करता है। और ये आपको पता है ये वाला पार्ट जो है ये लेदर बनाता है, और ये वाला पार्ट जो है ये कर्ड्स बनाता है। तो ये हम ये कहते हैं कि क्लींजिंग एक्शन ऑफ वाटर बेसिकली इन्वॉल्व्स इट्स ब्रेकेज ऑफ इट्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। पोलर पार्ट जो है वो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक या तोड़ता है, जो कि क्लींजिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद है बायोलॉजिकल कंपाउंड में किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो होती है। आपको पता है DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और DNA हमें पता है DNA और RNA जो है ये प्रोटीन इन नेचर है, और प्रोटीन के अंदर आपका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है। इनकी कार्बोक्सिलिक की ये जो ऑक्सीजन है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम करवा देते हैं, या फिर इस वाले नाइट्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कार्बोक्सिलेट ग्रुप की और अमाइनो ग्रुप की हाइड्रोजन की आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर साइटोसिन और गोवानिन होते हैं DNA के अंदर, इनके आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और एडिनिन और थायमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, ठीक है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के OH जो है दूसरे के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। क्लॉथिंग में जो टेक्सचर होता है, धागा होता है, वो टूटता क्यों नहीं है, क्यों इतना स्ट्रॉन्ग होता है? बेसिकली इसके अंदर H बॉन्डिंग होती है। हमारे बाल जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेयर जो है उनके अंदर H बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स एंड डाइज, अब एक पेंट है या डाई है वो स्टिक क्यों करता है, उसकी स्टिकनेस किसकी वजह से है, वो उतरता क्यों नहीं है? या डाइज जो है हमारे क्लॉथ्स के ऊपर लगे हुए हैं या पेंट्स वॉल्स के ऊपर हैं, इट्स ऑल ड्यू टू H बॉन्डिंग के वो जो है मजबूती से पकड़ के रखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो उनकी स्टिकनेस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। ये कुछ MCQs हैं। एक्सेप्शनली लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पोलर बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, या नन ऑफ दिस। क्या कहते हैं आप? एक्सेप्शनली लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पोलर बॉन्ड, बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से स्ट्रॉन्ग पोलर बॉन्ड बनता है। हाई पोलैरिटी की वजह से फ्लोरीन जो है दो वो हाइड्रोजन को अलाउ नहीं करते कि वो, इसको मैं सिंपली यहाँ बना देता हूँ। ये देखें, ये भी फ्लोरीन नेगेटिव, ये भी फ्लोरीन बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत पोलर बॉन्ड, ये पार्शली पॉजिटिव। अब ये डोनेट ही नहीं होता। जब कोई सब्सटेंस या स्पीशी प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगी तो वो एसिड नहीं होगी, तो इस वजह से ये बहुत ही वीक एसिड बनता है स्ट्रॉन्ग पोलर बॉन्ड की वजह से। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ इन्वॉल्व इन सोलिबिलिटी में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
क्लिनसिंग एक्शन में है इसका रोल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में है, ऑल ऑफ दीज यकीनन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन तमाम प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती है। हम कहते हैं अल्कोहल वगैरह ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर सोल्यूबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप में हम कहते हैं पोलर पार्ट जो है वो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक करता है, जिसकी वजह से वाटर की पेनिट्रेशन पावर क्लॉथ्स वगैरह में बढ़ जाती है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में अभी हमने पढ़ा साइटोसिन, गोवानिन और थायमिन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। साइटोसिन और गोवानिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये इसका मतलब ऑल ऑफ दीज है इसका। स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ, किसकी तरह है? स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज लाइक द एथाइलिन की तरह है, ग्रेफाइट की तरह है, या जो कह लें डायमंड की तरह है। एक ऑप्शन हम रख देते हैं। तो याद रखिएगा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है स्ट्रक्चर ऑफ आइस में, तो ये डायमंड करेक्ट ऑप्शन होगा, मोनोक्लिनिक सल्फर भी नहीं है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, याद रखिएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इक्वल टू आइस होती है, ग्रेटर देन आइस होती है, लोअर देन आइस होती है, ऑल आर करेक्ट। बात हम डेंसिटी की कर रहे हैं, तो बेसिकली वाटर की डेंसिटी ज़्यादा और आइस की कम होती है, तो ग्रेटर देन आइस हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर वॉल्यूम की बात हो तो फिर किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? आइस का ज़्यादा होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम आइस का ज़्यादा होगा जबकि डेंसिटी वाटर की ज़्यादा होगी। डिबाई फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड, दूसरा नाम इनमें से किसका नाम डिबाई फोर्सेस है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या लंडन फोर्सेस। किसको हम डिबाई फोर्सेस कहते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जो कि हम कहते हैं किसी नॉन पोलर और पोलर के दरमियान होती हैं, जिसकी हमने एग्जांपल पढ़ी थी हीलियम की डाइसोल्यूशन इन वाटर। ये पोलर है, ये नॉन पोलर, तो इनको हम डिबाई फोर्सेस भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है? स्पॉन्टेनियस यानी खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद प्रोसेस है। दूसरा याद रखिएगा ये नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है, खुद ब खुद हो रहा होता है एट ऑल टेम्परेचर्स, ये ऑलमोस्ट हो रहा होता है एट ऑल टेम्परेचर। वैसे बेसिकली अगर आप देखो तो ये एंडोथेरेमिक प्रोसेस होता है, वो अलग बात है। एनर्जी हम नहीं दे रहे बल्कि वो सन की जो यूनिवर्स के अंदर एनर्जी है उसको लिया जा रहा है। स्पॉन्टेनियस कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, इट इज़ एंडोथेरेमिक प्रोसेस। और एवेपोरेशन याद रखिएगा, एवेपोरेशन causes cooling, evaporation causes cooling। कैसे? अब किसी सरफेस से जब वाटर मॉलिक्यूल उठते हैं तो उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा एनर्जी विद इन द सरफेस लेके उठते हैं। एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि वहाँ पे एनर्जी डेफिसिट रह हो जाता है बैक पे, ठीक है। जो जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल उठ जाएंगे तो लो एनर्जी मॉलिक्यूल रह जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड द डेफिसिट ऑफ एनर्जी। लेट्स से जी आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल आपको पता है हाई काइनेटिक एनर्जी अगर किसी की हो जाती है, हाई काइनेटिक एनर्जी, तो वो यहाँ से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डोमिनेट हो करके इस सरफेस को छोड़ देगा और वेपराइज हो जाएगा। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मीडियम काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी, यानी मीडियम वैल्यू, और सबसे लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर होते हैं सरफेस पे मीडियम काइनेटिक एनर्जी, और जिनकी सबसे हाई है वो सरफेस ऑफ द लिक्विड को छोड़ देते हैं और यहाँ से ये एनर्जी लेके जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कम टेम्परेचर होता है। पौधे जिस एरिया में ज़्यादा होते हैं प्लांट्स, वहाँ पे एवेपोरेशन ज़्यादा होती है। इसकी क्या वजह होती है? एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग काज करती है। पौधों के पत्तों में आपको पता है स्टोमेटा होते हैं लीव्स में, वो स्टोमेटा खुलते हैं तो वाटर वेपर्स वहाँ से निकल
निकलते हैं, वो एनर्जी लेके वहाँ से जा रहे होते हैं, हीट लेके जा रहे होते हैं, लिविंग बिहाइंड कूलिंग, यानी डेफिसिट ऑफ। आप अपनी पाम पे स्पिरिट डालते हैं, स्पिरिट जब एवेपोरेट हो जाता है तो हमें कूलिंग होती है। वजह क्या है? एवेपोरेशन हुई, हमारे बॉडी का टेम्परेचर स्पिरिट लेके एवेपोरेट हो जाती है, हमें कूलिंग होती है, फील होती है। हम नहाने के बाद पंखे के नीचे बैठे तो हमारे बॉडी के ऊपर जो पार्टिकल होते हैं वाटर के, वो एवेपोरेट होते हैं, हमारी बॉडी की सरफेस में से वो हीट या एनर्जी लेके चले जाते हैं और हमें कूलिंग फील होती है। इसी तरह ये घड़ा जो होता है मिट्टी का, इसमें पानी जो है ठंडा हो जाता है, इसमें भी एवेपोरेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व है। बेसिकली घड़े की सरफेस के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं और वो पोर्स जब उन पोर्स से वाटर आउटसाइड आता है और एवेपोरेट होता है तो घड़े की सरफेस ठंडी हो जाती है और इसके अंदर जो वाटर होता है वो भी ठंडा हो जाता है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग एवेपोरेशन। याद रखें जी, आपको पता होना चाहिए एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। क्या है ये? सरफेस फिनोमेना है और तमाम टेम्परेचर्स पे ये हो रही होती है। ठीक है, एट ऑल टेम्परेचर्स एवेपोरेशन हो रही होती है। सरफेस एरिया, अगर इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर इज़ हायर तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। आपके पास वाटर है, एक गिलास में आप उसको धूप में रखें या उसको आप किसी बड़े ट्रे में वाटर की मिकदार सेम 50 ग्राम डालें दोनों, तो ट्रे के अंदर चूँकि सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो ज़्यादा एवेपोरेशन होगी जिसकी वजह से वो जल्दी उड़ जाएगा, जबकि गिलास के अंदर वही वाटर जो है वो जल्दी नहीं उड़ेगा। क्यों? सरफेस एरिया हमने कम कर दिया। इसका मतलब है सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू एवेपोरेशन। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप क्लॉथ्स ड्राई होने के लिए, कपड़े ड्राई होने के लिए डालते हैं धूप में, तो धूप में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एवेपोरेशन ज़्यादा होती है, कपड़े जल्द ड्राई हो जाते हैं। जबकि वही क्लॉथ्स अगर आप रूम के अंदर डालें तो वो जल्दी ड्राई नहीं होते। क्या वजह है? रूम के अंदर टेम्परेचर कम है। ठीक है, स्पेशली गर्मियों में अगर आप देखें तो रूम टेम्परेचर आपका 25 होगा और आउटसाइड हो सकता है 40 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी फास्ट होगा। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आप देखें, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो एवेपोरेशन कम होगा, यानी इनका आपस में इनवर्स रिलेशन है। आप पेट्रोल देखें, पेट्रोल फ़ौरन उड़ जाता है, वाटर एक गिलास रखें वो नहीं उड़ेगा। तो वजह क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन वाटर आर स्ट्रॉन्ग, एवेपोरेशन इज स्लो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन पेट्रोल आर वीक, एवेपोरेशन इज हाई। तो इंटरमॉलिक्यूलर, इसी तरह आप ग्लिसरीन या शहद जो है कभी भी नहीं उड़ता, आप देखें पड़ा रहता है बोतल में कई साल, लेकिन इसके बरक्स अगर आप देखें वाटर जो है वो कम हो जाता है या उड़ जाता है। तो हनी जो है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। इस तरह ग्लाइकोल जो है एंटी फ्रीज लिक्विड हम जो इस्तेमाल करते हैं उसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं। स्पीड ऑफ एयर या मास ऑफ एयर की क्या स्पीड है जी? स्पीड ऑफ एयर अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली एवेपोरेशन भी उस एरिया में ज़्यादा होगी। उसकी वजह क्या है कि लिक्विड की सरफेस से फ़ौरन मॉलिक्यूल हटते जाएंगे, उनकी जगह नए एवेपोरेट होके आते जाएंगे, यानी प्रेशर कम हो रहा है उसकी सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से हम कहते हैं स्पीड ऑफ एयर की वजह से एवेपोरेशन का प्रोसेस फास्टली होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सटर्नल प्रेशर अगर ऑलरेडी ज़्यादा है तो एवेपोरेशन का प्रोसेस स्लो होगा। इसका मतलब इन दोनों का आपस का रिलेशन जो है एवेपोरेशन और एक्सटर्नल प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, अगर ऑलरेडी वेपर्स मौजूद है एयर के अंदर, मॉइस्चर ज़्यादा है तो एवेपोरेशन थोड़ी स्लो हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ लिक्विड, शेप ऑफ मॉलिक्यूल और साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल आल्सो प्ले देयर रोल। अगर साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा है तो एवेपोरेशन जो है वो स्लो होती है। ठीक है, और अगर शेप मॉलिक्यूल की इलोंगेटेड है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी जिसकी वजह से एवेपोरेशन कम होगी। अगर शेप स्फेरिकल बन रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम बन रही हैं तो एवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम एवेल्यूएट करते हैं कि वेरियस फैक्टर्स किस तरह से एवेपोरेशन पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। अभी हम एवेपोरेशन पे कुछ MCQs का जायज़ा लेते हैं।
greater the surface area, low evaporation, greater evaporation, both A and B, none of these. तो क्या होता है सरफेस एरिया, आपको पता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवेपोरेशन. ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द एवेपोरेशन. ठीक है. ऑन विच फैक्टर्स रेट ऑफ एवेपोरेशन डिपेंड. किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, टेम्परेचर पे, या सब पे. इनफैक्ट एवेपोरेशन इन तमाम फैक्टर पे डिपेंड करती है. सरफेस एरिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और टेम्परेचर. ऑन ऑल दीज फैक्टर्स एवेपोरेशन डिपेंड्स. एट द सेम टेम्परेचर रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ गैसोलीन इज. अगर टेम्परेचर सेम है तो क्या इसका लेस देन वाटर है रेट ऑफ एवेपोरेशन, मोर देन इक्वल टू वाटर है, या मोर देन वाटर है, या नन ऑफ दीज है? जी. तो यकीनन आपको पता है पेट्रोल और गैसोलीन जिसे हम कहते हैं उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं और उनके अंदर रेट ऑफ एवेपोरेशन बहुत तेज़ होता है, ज़्यादा होता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से वीक, जबकि वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एवेपोरेशन का प्रोसेस कंपैरेटिवली स्लो होता है. तो पेट्रोल में एवेपोरेशन जो है मोर देन वाटर होगी. व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस एवेपोरेशन इज़ नॉट. किस तरह का प्रोसेस नहीं है? स्पॉन्टेनियस, एक्सोथर्मिक, सरफेस फिनोमेना है, या एंडोथर्मिक प्रोसेस है? क्यों भाई, किस तरह का प्रोसेस नहीं है? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी है, सरफेस फिनोमेना भी ये है, और एंडोथर्मिक भी है. तो याद रखिएगा एवेपोरेशन इज़ नॉट एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बल्कि ये क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है. मॉलिक्यूल को उसकी सरफेस से उठाने के लिए वी आर इन द नीड ऑफ एनर्जी. एवेपोरेशन काजेज हीटिंग, कूलिंग, बोथ, नन ऑफ दिस. जी, आपको पता है एवेपोरेशन काजेज कूलिंग, तो ये वाला ऑप्शन दुरुस्त है. अब हम डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर. प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द सरफेस ऑफ प्योर लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. क्या कहा? प्रेशर exerted by vapors in equilibrium with the surface of liquid, with the surface of pure liquid या liquid is called vapor pressure. ठीक है. Pressure exerted by the vapors in equilibrium with the surface of pure liquid. It is a dynamic process. कहता है एक लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज हो रहा है. ठीक है. When the rate of evaporation become equal to the rate of condensation, then वेपर प्रेशर इज़ मेजर्ड. पहले ये वेपरेट हो रहा है, अब ये वापस कंडेंस भी हो. बेसिकली ये एक डायनामिक प्रोसेस है कि रेट ऑफ वेपरेशन जब इक्वल टू हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन के. मैं इसके लिए ये कहता हूँ ये किसी ख़ास टेम्परेचर पे लिया जाता है, याद रखिएगा. ठीक है. आपके पास इन तमाम कंटेनर्स के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है, फ़र्ज़ करें, या सेम लिक्विड है. आप इस लिक्विड को रखते हैं 25 सेंटीग्रेड, आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया. 25 सेंटीग्रेड पे कुछ वेपर्स यहाँ से निकलेंगे. जब आप इसको रखोगे वेपर्स उड़ना शुरू हो जाएंगे और कुछ दीवार के साथ लग जाएंगे. इस केस में भी हम कहते हैं और वेपर्स उठ रहे हैं और कुछ वेपर्स दीवार के साथ, ऊपर वाली रूफ़ के साथ, साइडों पे लग रहे हैं. आफ्टर सम टाइम जब दीवार के साथ भी लग जाएं, रूफ़ के साथ भी लग जाएं, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाए, तब हम किसी भी चीज़ का वेपर प्रेशर मालूम करते हैं कि उसकी सरफेस पे जो वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इट्स वेपर प्रेशर. ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ठीक है. नंबर 1, अमाउंट ऑफ लिक्विड. लो जी, अमाउंट ऑफ लिक्विड आप चाहे जितनी मर्जी ले लें, वो वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट
नहीं करती। अमाउंट ऑफ लिक्विड का हरगिज़ कोई असर नहीं है। हाँ, नेचर ऑफ लिक्विड, अगर नेचर ऑफ लिक्विड जो है वो डिपेंड करती है कि मसलन आप कहते हैं ये नेचर जो है ये बता रही है कि किस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इस लिक्विड के अंदर मौजूद है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर इसका इन्वर्स होगा, यानी कम होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो वेपर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा आएगी। इस तरह अगर आप टेम्परेचर को हाई कर दें तो वेपर प्रेशर जो है बनने वाला और जो वेपर प्रेशर डालते हैं वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। सरफेस एरिया का अगेन कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल भी वेपर प्रेशर पे असरअंदाज नहीं होती। एक सिंपल सा मेथड है, दिस इज़ कॉल्ड मैनोमेट्रिक मेथड टू मेजर द एग्जैक्ट वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। और बैरोमीटर जो है वो एयर का प्रेशर नापने के लिए होता है, और किसी ख़ास लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर नापना हो तो मैनोमेट्रिक मेथड इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम जो लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर आपने देखना है उसको हम किसी फ्लास्क में ले लेते हैं और उसको थर्मोस्टेट में रख देते हैं ताकि जो भी टेम्परेचर जिस पे भी आपने इसका वेपर प्रेशर देखना है वो मालूम कर लें। इस फ्लास्क को हम एक तरफ वैक्यूम पंप से अटैच कर देते हैं और एक तरफ यू शेप्ड एक ट्यूब है जो कि मैनोमेट्रिक मेथड में इस्तेमाल होती है 1 सेंटीमीटर बोर की। तो इसके अंदर मरकरी भरा हुआ होता है। अब यहाँ से वेपर्स आते हैं लिक्विड के, वो आके अपना प्रेशर डालते हैं, तो इनकी जो दोनों कॉलम्स के अंदर मरकरी की हाइट है, इनका जो डिफरेंस है वो हमने मेजर करना होता है। इधर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है और इधर से लिक्विड का प्रेशर है, इनको हम कंपेयर करके एटमॉस्फेरिक प्लस चेंज इन द कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ मरकरी, ठीक है। तो इससे हम मैनोमेट्रिक मेथड से हम इस तरह से प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ ए गिवन लिक्विड मालूम करना क्या, आपने फ्लास्क में लिक्विड ले लेना है, इसको फ्रीज़ करना है, फिर इसको आपने लिक्विफाई करना है। एयर बबल्स अगर यहाँ हैं तो उनको निकाल लेना है। ये वाला एरिया आपने बिल्कुल वेपर फ्री कर देना है, किसी भी किस्म की गैस यहाँ पे नहीं होगी। अब 2 टाइम्स या 3 टाइम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, फ्रीज़ करें, इसको लिक्विफाई करें, फ्रीज़ करें, लिक्विफाई करें। तो इस तरह करने के बाद यहाँ से मुकम्मल तौर पर आप एयर के जो भी प्रेशर होंगे लिक्विड्स के और दूसरे सब को हटा देंगे। यहाँ पे एयर वगैरह को हटा देंगे, एयर पार्टिकल अगर फ्लास्क के अंदर लिक्विड के अंदर है तो उनको भी हटा देंगे। अब आप थर्मोस्टेट पे लेट से 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं, आप वेपर्स उठेंगे, वो आके इधर अपना प्रेशर डालेंगे इस कॉलम पे, और एयर एटमॉस्फेरिक जो एयर वाला जो है जिसमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर है इस कॉलम में हाइट में फ़र्क आएगा, ठीक है। ये डेल्टा एच जो है ये आपने ऐड करना है, P प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस चेंज इन हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम। दिस इज़ हाउ यू कैन मेजर एग्जैक्ट वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बाय यूजिंग मैनोमेट्रिक मेथड। Vapor pressure of water at 100 centigrade is 760 torr, 55 torr, 370 torr, 1489 torr। बेसिकली 100 सेंटीग्रेड पे वाटर जो है वो बॉयल करना शुरू कर देता है, और कोई चीज़ उस वक्त बॉयल करती है जब उसके वेपर्स का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो इसमें अगर आप देखो 100 सेंटीग्रेड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही बन रहा है 760 टॉर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है वाटर का वेपर प्रेशर। तो ये बेसिकली 100 पे वाटर बॉयल कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका दुरुस्त होगा। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे, या सरफेस एरियाज पे, या प्रेशर पे, किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखिएगा वेपर प्रेशर इन चारों फैक्टर में से सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ लिक्विड पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, कम हो लिक्विड या ज़्यादा हो वेपर प्रेशर तो जितने वेपर्स उठेंगे उन्हीं का ही वेपर प्रेशर होना है। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है या कम है तो वेपर का प्रेशर तो सेम ही रहना है इन अ क्लोज कंटेनर। इसी तरह प्रेशर जो है इसका भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है वेपर प्रेशर पे।
तो बेसिकली वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर डजंट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा जी वेपर प्रेशर? इनमें से क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पे, या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पे, या एरिया ऑफ कंटेनर पे, या इनमें से किसी पे भी वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा। याद रखिएगा, दीज आर फैक्टर्स, इन फैक्टर्स से वेपर प्रेशर तीनों से इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज। क्वांटिटी पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, एरिया ऑफ कंटेनर पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब है ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन फ्लास्क इन मैनोमेट्रिक मेथड इज इक्वल टू डेल्टा एच ए बी पी ए प्लस डेल्टा एच पी ए माइनस डेल्टा एच और पी टी इज़ इक्वल टू है पी ए माइनस डेल्टा एच। तो अभी हमने देखा कि पी ए प्लस एच के इक्वल होता है प्लस डेल्टा एच। ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। विच लिक्विड हैज़ लोएस्ट वेपर प्रेशर? देखें, सबसे लोएस्ट की हम बात कर रहे हैं। लोएस्ट किस लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा? वो लिक्विड जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग होंगी। वाटर, डाईथाइल ईथर, ग्लिसरॉल, इथाइल अल्कोहल। याद रखिएगा, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के पे डिपेंड करता है। जिसका जितना हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका उतना वेपर प्रेशर कम होगा। तो लोएस्ट पूछा गया है, तो यहाँ पे अगर आप देखो वाटर, डाईथाइल ईथर, ग्लिसरॉल और इथाइल अल्कोहल, तो इनमें ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखो इसका 100 है, इथाइल अल्कोहल का 78.5 है, इसका 320 के राउंड अबाउट है, और डाईथाइल ईथर का आई थिंक 36 या इस तरह से है, 37-8 की रेंज में है इस सेंटीग्रेड पे। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर सबसे कम, तो इसमें ग्लिसरॉल होगा। अगर ये कहा जाए विच हैज़ हाईएस्ट, अब देखिएगा वेपर प्रेशर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे हाई होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका है? यहाँ पे डाई इथाइल ईथर। हाईएस्ट वेपर प्रेशर यहाँ पे डाई इथाइल ईथर का होगा। क्यों? इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा वेपर उठेंगे, तो वेपर प्रेशर हाईएस्ट डाई इथाइल ईथर का और लोएस्ट ग्लिसरॉल का होगा।